तो दोस्तों, हम अपना दिमाग एक रोबोट शरीर के अंदर डालकर हमेशा के लिए जीना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? क्या इंसान अपना शरीर छोड़कर लोहे, मेटल, प्लास्टिक, सेंसर, सर्किट्स, बैटरी, मोटर जैसे चीजों से बना हुआ रोबोट शरीर के जरिए जी सकते हैं, जिस शरीर को न कभी दर्द, बीमारी, भावनाएं, इमोशन, थकान, ठंडी, गर्मी, बारिश जैसे मौसम, उम्र बढ़ने या बूढ़ा होने जैसे चीजों का कोई फर्क ही न पड़ता हो। इंसान हमेशा से अमर होने का सपना देखते आया है, कभी अमृत की कहानी, कभी जड़ी बूटियों का जिक्र, और अब विज्ञान के माध्यम से आज के समय में साइंटिस्ट एक ऐसा सवाल पूछ रहा है जो पूरे मानव इतिहास को बदल सकता है। मिरर में दिखाया गया है कि इंसान की मेमोरी और कंसंसनेंस कंप्यूटर में कॉपी किया जा सकता है। जरा सोचिए, आप अपनी यादें को एक चिप में डालकर आप हजारों साल जी पाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? अब बात करते हैं कि रोबोट बनता कैसे है। सबसे पहले समझते हैं कि रोबोट है क्या। तो रोबोट एक मशीन है जिसे इंसान ने कुछ ऐसे बनाया है कि वे इंसान जैसे हरकतें कर सके, इंसान जैसे काम कर सके और कई बार इंसान से तेज और ज्यादा काम कर सके। रोबोट बनाने का सबसे बड़ा मकसद है कि वो ऐसा काम कर सके जो इंसान के लिए मुश्किल हो, खतरनाक हो या थकने वाला हो। अब हम रोबोट की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें तीन मुख्य हिस्सों पर ध्यान देना पड़ता है। पहला हिस्सा है मैकेनिकल स्ट्रक्चर, दूसरा हिस्सा है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और तीसरा हिस्सा है सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग। यानी एक रोबोट तीन चीजों की मेल से चलता है: शरीर, दिमाग और ताकत। मैकेनिकल स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। रोबोट का मैकेनिकल स्ट्रक्चर वैसे ही होते हैं जैसे इंसान की ढांचा। इंसान के शरीर में हड्डियां है, जोड़ है, मसल्स है, वैसे ही रोबोट के अंदर धातु का फ्रेम होता है, ज्वाइंट होता है और मोटर्स होता है जो मसल्स का काम करती है। जैसे हमें हाथ हिलाना हो तो रोबोट को एक ऐसा ज्वाइंट और मोटर चाहिए जो हाथ को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सके। और अगर हमें रोबोट को चलाना है तो रोबोट के पैरों में ज्वाइंट और मोटर चाहिए जो पैरों को उठाकर आगे रख सके। मैकेनिकल स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतना ही अच्छा काम करेगा। कुछ रोबोट बहुत छोटे छोटे होते हैं जैसे नैनो रोबोट, और कुछ रोबोट बहुत बड़े होते हैं जैसे फैक्ट्री में भारी मशीनें उठाने वाला इंडस्ट्रियल रोबोट। अब मैकेनिकल स्ट्रक्चर के साथ जुड़ते हैं दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। दोस्तों सोचिए, अगर रोबोट के पास ढांचा है, ज्वाइंट है, मोटर्स है, लेकिन कोई एनर्जी ही ना हो तो क्या वो चल पाएगा? नहीं। इसीलिए बैटरी या पावर सप्लाई लगाया जाता है, और मोटर को चलाने के लिए करंट चाहिए, सेंसर्स को चलाने के लिए सर्किट्स चाहिए, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर चाहिए। जैसे इंसान का नर्वस सिस्टम शरीर को सिग्नल भेजता है, वैसे ही रोबोट को सर्किट्स और वायर सिग्नल भेजता है। अगर रोबोट के हाथ को उठाना है तो प्रोसेसर से सिग्नल जाता है मोटर तक, और मोटर एक्टिव होती है और हाथ ऊपर उठ जाता है। यानी रोबोट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम उसके शरीर में खून की तरह है जो हर हिस्से तक ऊर्जा और सिग्नल पहुंचाता है। अब हम आते हैं तीसरा हिस्सा सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग पर। मैकेनिकल स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बाद भी रोबोट कुछ नहीं कर पाएगा अगर उनके पास दिमाग ही ना हो। यानी रोबोट को यह बताने के लिए कि कब हाथ हिलाना है, कब चलना है और कब रुकना है, हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, C++, जावा आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर की मदद से बताया जाता है कि अगर सामने रुकावट आए तो रुक जाओ, अगर रास्ता साफ है तो आगे बढ़ो, और बुलाया तो जवाब दो। मतलब सॉफ्टवेयर ही रोबोट की सोच और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल भी रोबोट में किया जा रहा है, जिससे रोबोट खुद सीख सके, खुद डिसीजन ले सके और नए हालातों को समझ सके। AI के बिना रोबोट वही करेगा जो उसको बताया गया है, लेकिन AI के साथ रोबोट अपने आसपास के दुनिया को समझ सकता है और उसके हिसाब से खुद को बदल सकता है। लेकिन सोचिए, रोबोट के पास ढांचा और दिमाग है तो क्या वो आसपास के दुनिया को समझ पाएगा? नहीं। जैसे इंसान को आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा चाहिए जिससे वो देख, सुन सके, घूम सके, स्वाद ले सके और महसूस कर सके, वैसे ही रोबोट को भी सेंसर चाहिए। सेंसर ही वो साधन देता है जो रोबोट को जानकारी देता है। जैसे इंसान की आंख रोशनी पकड़ती है, वैसे ही रोबोट के कैमरे और विजन सेंसर्स रोशनी और इमेज पकड़ते हैं। जैसे इंसान के कान आवाज पकड़ते हैं, वैसे ही रोबोट के माइक्रोफोन आवाज पकड़ते हैं। सेंसर्स की मदद से रोबोट को दुनिया की पिक्चर मिलती है। अब आते हैं विजन सिस्टम पर। रोबोट की आंख यानी उसके कैमरा और उसके साथ AI बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग एक सिंपल कैमरा है, बस तस्वीर लेगा। लेकिन रोबोट को समझना है कि ये इंसान है, ये रास्ता है। इसके लिए कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग एल्गोरिदम इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए रोबोट के सामने एक कुर्सी रखी हुई है, तो कैमरा उस कुर्सी का तस्वीर लेगा और फिर AI उस तस्वीर को प्रोसेस करेगा
और समझेगा कि ये इमेज जो आकृति है वो कुर्सी जैसी है। फिर रोबोट को पता चलेगा कि ये बैठने वाली चीज है। यानी रोबोट सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि देखने के साथ समझ भी सकता है। अब सुनने की बारी आती है। जैसे इंसान के कान ध्वनि तरंगों को पकड़ती है, वैसे ही रोबोट माइक्रोफोन और साउंड सेंसर्स का उपयोग करते हैं। लेकिन रोबोट को सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि समझना भी है। इसलिए इसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP का इस्तेमाल होता है। अगर आप रोबोट को कहते हैं हेलो रोबोट लाइट ऑन कर दो, तो माइक्रोफोन उस आवाज को पकड़ेगा और सॉफ्टवेयर उस आवाज को टेक्स्ट में बदलेगा और फिर AI समझेगा कि आदेश क्या है और फिर रोबोट लाइट ऑन कर देगा। यानी सुनने और समझने की शक्ति सेंसर और AI के मिलकर काम करने से आती है। इसके बाद आता है टच और मोशन सेंसिंग। कुछ रोबोट में टच सेंसर्स होता है जो यह बताता है कि किस सतह को छुआ गया है या नहीं। जैसे मोबाइल फोन के स्क्रीन पे आप टच करते हो तो वो सेंसर एक्टिव हो जाता है, वैसे ही रोबोट के हाथ या शरीर पर सेंसर होता है। अगर वो किसी चीज से टकराए तो उसे पता चल जाता है। और मोशन सेंसिंग के लिए एक्सीलरोमीटर और जाइरोस्कोप लगाया जाता है। ये सेंसर्स बनाते हैं कि रोबोट किस दिशा में झुक रहा है, कितना तेज चल रहा है या गिरने वाला है या नहीं। जैसे इंसान के कान के अंदर संतुलन बनाने वाला हिस्सा होता है, वैसे ही रोबोट के अंदर जाइरोस्कोप और एक्सीलरोमीटर होता है। लेकिन दोस्तों, सेंसर्स से मिली सारी जानकारी का कोई मतलब नहीं अगर रोबोट उसे प्रोसेस ही न कर पाए तो। यही आता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI और डिसीजन मेकिंग सिस्टम। AI जो रोबोट को समझने और फैसले लेने की शक्ति देती है। मान लीजिए अगर रोबोट कोई काम में यानी सफाई कर रहा हो और उसके सामने अचानक कोई बच्चा आ गया, तो सेंसर उस बच्चे को डिटेक्ट किया। अब रोबोट के दिमाग यानी AI ने सोचा कि अभी सफाई जारी रखना खतरनाक या सही नहीं है, तो उसने तुरंत डायरेक्ट वैक्यूम बंद कर दिया और रुक गया। यानी सेंसर्स ने जानकारी दिया और AI ने फैसला लिया। और AI को ट्रेन करने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन लर्निंग का मतलब कि रोबोट बार बार प्रैक्टिस करके खुद सीखता है। जैसे बच्चे को चलना सीखने के लिए उसे कई बार गिरना पड़ता है, वैसे ही रोबोट को भी लाखों डाटा एग्जाम्पल्स से सिखाया जाता है। अगर हम चाहे कि रोबोट कुत्ते और बिल्ली में फर्क कर पाए तो हम उसको हजारों तस्वीरें दिखाते हैं। AI सीख लेते हैं कि कुत्ते के कान बड़े होते हैं और बिल्ली के कान छोटे होते हैं। फिर जब असली दुनिया में नए जानवर आते हैं तो रोबोट पहचान लेगा कि उसमें ये कुत्ता है और इसमें ये बिल्ली है। इसके बाद आता है स्पीच जनरेशन यानी आवाज बनाना। दोस्तों, जब हम रोबोट से बात करते हैं तो हमें रोबोट का भी जवाब चाहिए होता है, तो इसके लिए टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जो टेक्स्ट कंप्यूटर समझता है उसे आवाज में बदल दिया जाता है। इसलिए आजकल के रोबोट जैसे एलेक्सा, सीरी या गूगल असिस्टेंट इंसान जैसे आवाज में जवाब देते हैं। ये भी एक एडवांस सिस्टम का हिस्सा है। यानी रोबोट न सिर्फ देख सकता है, सुन सकता है, बल्कि अब बोल भी सकता है और इंसान से बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि हमें इंसान का दिमाग रोबोट के अंदर डालना है तो सबसे पहले हमें इंसान के दिमाग को ही गहराई से समझना होगा। तो दोस्तों, इंसान का ब्रेन यानी दिमाग ब्रह्मांड की सबसे जटिल मशीन है। इसमें लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं और न्यूरॉन वो सेल्स है जो जानकारी को बिजली और रसायनों, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिग्नल के जरिए आगे बढ़ते हैं। हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है और इस कनेक्शन को सिनेप्स कहा जाता है। सोचिए, हर न्यूरॉन हजारों कनेक्शन बना सकता है। इसका मतलब है दिमाग में कुल न्यूरॉन की संख्या आसमान में तारों से भी ज्यादा है। ये न्यूरॉन काम ऐसे करते हैं जैसे न्यूरॉन को आप एक छोटे इलेक्ट्रिक स्विच जैसा मान सकते हैं। जब न्यूरॉन एक्टिव होता है तो ये अपने पास के न्यूरॉन को भी सिग्नल भेजता है और ये सिग्नल बिजली की तरह ट्रेवल करता है और अगले न्यूरॉन को एक्टिव कर देता है। इसी तरह सिग्नल एक बहुत बड़ा नेटवर्क दिमाग के अंदर चलता रहता है। जब हम कुछ सोचते हैं या जब हम कुछ देखते हैं या हम कोई फैसला लेते हैं, ये सब न्यूरॉन के बीच सिग्नल का खेल है। यानी दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। अब मेमोरी की बात करें तो दोस्तों, मेमोरी किसी हार्ड डिस्क की तरह नहीं है जिसमें डाटा ब्लॉक्स करके रखा हो। मेमोरी न्यूरॉन और उसके कनेक्शन में बसी होती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो न्यूरॉन के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो कनेक्शन और मजबूत हो जाते हैं। मेमोरी दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी वो जो अभी अभी बातें सुनी है लेकिन इसे जल्द ही भूल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी वह है जो सालों तक दिमाग में रहती है। जैसे बचपन की बातें, आपकी नाम, आपकी भाषा।
यानी मेमोरी भी न्यूरॉन और सिनेप्सिस की ताकत पर टिकी है। दोस्तों, इंसान के दिमाग को कंप्यूटर में डालने के लिए 3 चीजों को समझना होगा। न्यूरॉन कैसे काम करते हैं, मेमोरी कनेक्शन कैसे बनते हैं और कनेक्शन कैसे पैदा होते हैं। यानी ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। अब आते हैं BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मतलब ऐसा सिस्टम जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाता है। आज के समय में न्यूरालिंक जैसे कंपनियां इसी पर काम कर रही है। BCI का इस्तेमाल पहले मेडिकल फील्ड्स में, जैसे पैरालाइज्ड मरीज अपने दिमाग से कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाते थे। इलेक्ट्रोड्स दिमाग में सिग्नल को पकड़ते हैं और उन्हें कंप्यूटर तक भेजते हैं, फिर कंप्यूटर उन सिग्नल को एक्शन में बदल देते हैं। उदाहरण, अगर कोई सोचे मुझे हाथ ऊपर उठाना है तो उसके दिमाग में न्यूरॉन एक्टिव होंगे और इलेक्ट्रोड्स उस सिग्नल को पकड़ेगा और रोबोट आर्म उठ जाएगी। यानी दिमाग और मशीन के बीच सीधा लिंक बन गया। अब सोचिए, अगर हम सिर्फ सिग्नल पकड़ सकते हैं तो क्या हम पूरे दिमाग की कॉपी बना सकते हैं। इसमें माइंड अपलोडिंग का कंसेप्ट कुछ इस प्रकार है। माइंड अपलोड का मतलब है इंसान के न्यूरॉन और उनकी कनेक्शन को इतने डिटेल्स से स्कैन करना कि हम उसे कंप्यूटर में कॉपी कर दे। अगर ये हो जाए तो इंसान की सोच, मेमोरी, हैबिट्स सब कुछ कंप्यूटर में मौजूद रहेगा। ऐसा ही कुछ स्टेप भी है जिसके जरिए इंसान का माइंड रोबोट में डाला जा सकता है, जैसे होल ब्रेन एमुलेशन। इसका मतलब है दिमाग के हर न्यूरॉन और उसके कनेक्शन को हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करना। आज न्यूरोसाइंस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पूरी दिमाग स्कैन करना अभी असंभव है क्योंकि न्यूरॉन की संख्या अरबों में है। लेकिन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, अब ये संभव हो सकता है। जब दिमाग का पूरा नक्शा हमारे पास होगा तब हम उस डाटा को हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। यानी दिमाग का एक डिजिटल क्लोन तैयार हो जाएगा। इस क्लोन में आपकी मेमोरी, आपकी आदतें, आपके सोचने का तरीका सब कुछ होगा और इस डिजिटल क्लोन को एक रोबोट के अंदर डाल सकते हैं। रोबोट के पास पावरफुल प्रोसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप्स और स्ट्रॉन्ग सिस्टम होंगे जो इंसानी दिमाग की तरह काम करेगा। डिजिटल क्लोन वहां लोड किया जाएगा और रोबोट उस डाटा को प्रोसेस करना शुरू कर देगा। मान लीजिए आपके दिमाग का क्लोन रोबोट में डाल दिया गया और उसके बाद कोई इंसान रोबोट से पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो रोबोट उस क्लोन में स्टोरेड मेमोरी से जवाब देगा आपका ही नाम, क्योंकि उस क्लोन में आपका ही दिमाग है। यानी रोबोट आपके जैसा ही जवाब देगा, वो आपके तरह ही सोचेगा, आपके तरह रिएक्ट भी करेगा। जब रोबोट कुछ देखेगा तो इमेज उसके डिजिटल दिमाग तक जाएगी, फिर वो इमेज आपकी तरह प्रोसेस होगी। फिर रोबोट आपके पर्सनालिटी के हिसाब से डिसाइड करेगा कि क्या करना है। सोचिए, अगर आप किसी नॉर्मली दोस्त को देखकर मुस्कुराते हैं तो वही रिएक्शन अब रोबोट भी देगा, क्योंकि उसके अंदर आपका दिमाग है। यानी अब रोबोट आपकी फिजिकल कॉपी बन चुका है। लेकिन दोस्तों, असली इंसान सिर्फ रोबोट से नहीं चलता, वो रोज नए एक्सपेरिमेंट लेता है, यानी वो रोज नई चीज सीखता है। अगर रोबोट को सचमुच इंसान जैसा दिखना है और कुछ करना है तो उसमें भी लगातार सीखने की क्षमता देनी होगी। तो इसके लिए AI एल्गोरिदम लगाए जाएंगे जो डिजिटल दिमाग को नए डाटा से अपडेट करेगा। इसका मतलब है कि रोबोट वर्जन 1 सिर्फ आपकी पुरानी मेमोरीज के साथ शुरू होगा, लेकिन वर्जन 2, वर्जन 3 में वो नए एक्सपीरियंस भी जोड़ता जाएगा। यानी वो इवॉल्व करेगा बिल्कुल आपकी तरह। मतलब उन्हें कोई भी चीज इंसान से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह सेंसर्स और प्रोग्राम की मदद से खुद फैसला ले सकते हैं। कभी यह मशीन पहिए पर चलती है और कभी यह हाथ पांव वाले ह्यूमन रूप में भी दिखती है। अगर हम इतिहास में जाए तो रोबोट का विचार हजारों साल पुराना है। प्राचीन यूनान में हीरो ऑफ एलेक्जेंड्रिया नामक वैज्ञानिक ने पहली बार ऐसा मशीन बनाई जो अपने आप चलती थी। लेकिन आधुनिक रोबोटिक्स की शुरुआत 20वीं सदी में हुई, जो 1954 में पहला इंडस्ट्रियल रोबोट यूनिमेट बना जो कार फैक्ट्रियों में काम करता था। आज वही तकनीक बढ़ते बढ़ते नासा के मार्स रोवर तक पहुंच गया है। इंडस्ट्रियल रोबोट जो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बने हैं। रोबोट बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे सर्विस रोबोट, यह हमारी मदद के लिए बनाई गई है। होटल, अस्पताल और यहाँ तक कि हम घर में भी काम करा सकते हैं। मिलिट्री रोबोट, ये सेना के काम में आते हैं, जैसे सर्विलेंस ड्रोन, बम डिस्पोजल रोबोट या बैटलफील्ड सपोर्ट मशीन। ह्यूमनॉइड रोबोट, यह इंसान जैसे दिखते हैं और इंसान जैसे काम करते हैं। स्पेस रोबोट नासा का परसेवरेंस रोवर्स और इसरो के मशीनों में इस्तेमाल होने वाला है। यह रोबोट जो अंतरिक्ष और ग्रहों सतहों पर काम कर सकते हैं। भारत में भी रोबोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नोलॉजी। यह भारत के सबसे बड़े मशहूर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कॉलेज है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। यहाँ पर स्टूडेंट को इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, AI मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है। इंडिया में अभी 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जैसे IIT दिल्ली। यहाँ भारत का पहला ह्यूमनाइड रोबोट है। यह इंसान की तरह चल सकता है, नाच सकता है और बातें भी कर सकता है। दूसरा IIT बॉम्बे, यह सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। इसके जरिए छात्रों को रोबोट बनाना और प्रोग्राम करना सिखाया जाता है। ऐसा ही IIT कई जगहों पे भी है। ये नए नए तकनीक और रोबोट भी बनाते हैं। जापान में पेपर रोबोट इंसानों से बात कर सकता है, हाव भाव समझ सकता है और दुकानों, बैंकों और अस्पतालों में ग्राहकों की मदद करता है। साउथ कोरिया में एजुकेशन रोबोट बच्चों को पढ़ाने और भाषा सिखाने के लिए छोटे छोटे रोबोट्स क्लासरूम में लगाए जाते हैं। हो सकता है भविष्य में भारत भी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर AI वाले रोबोट बीमारियों का पता लगाने और रिपोर्ट बनाने में मदद करेगी। आर्मी में बम डिफ्यूज करने और निगरानी करने और खतरनाक जगहों पर काम करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल बढ़ेगा, यानी रोबोट हमारे सैनिक के साथ लड़ेंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर किसी के दिमाग में ये भी ख्याल आएगा जरूर कि अगर रोबोट हैक हो गया तो वो अपने ही सैनिक के साथ लड़ने लगेंगे। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना पावरफुल है तो रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि साइंटिस्ट और मिलिट्री इंजीनियर इस खतरे को पहले ही सोच लेंगे और उसे ऐसी सुरक्षा परतें बना सकते हैं जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन हो। इनका सबसे पहला और मजबूत सुरक्षा है डबल ब्रेन सिस्टम। मतलब रोबोट के पास 2 दिमाग होंगे। पहला दिमाग टारगेट पहचानता है और दूसरा दिमाग ट्रिगर कंट्रोल करता है। मान लीजिए बैटलफील्ड में एक रोबोट खड़ा है और उसे उसके सामने कोई इंसान खड़ा हुआ दिखता है। अब रोबोट का पहला दिमाग चेक करेगा कि एनिमी है या फ्रेंड। वे हथियार और यूनिफॉर्म से पहचान करेगा, लेकिन गोली चलाने का फैसला रोबोट खुद नहीं करेगा। उसके लिए ह्यूमन कमांडर का कंफर्मेशन जरूरी है। जैसे ही वो कमांडर ग्रीन सिग्नल देगा तभी गोली चलेगी। अब सोचिए, हैकर ने रोबोट का पहला दिमाग को हैक भी कर लिया तो भी गोली तब तक नहीं चलेगी जब तक ह्यूमन कंफर्म न करे, यानी सोल्जर पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। अब दूसरी लेयर, जिसे IFF यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड्स ऑफ फॉइल कहते हैं। हर सोल्जर के यूनिफॉर्म में एक डिजिटल चिप होता है। यह चिप हर सेकंड एक यूनिक सिग्नल भेजता है। रोबोट का सेंसर इस सिग्नल को स्कैन करता है। मान लीजिए एक बैटलफील्ड में 5 लोग खड़े हैं, जिसमें 4 दुश्मन हैं और एक मेरा सोल्जर। तो रोबोट ने सबको देखा, लेकिन जैसे ही अपने सोल्जर पर नजर पड़ी वैसे ही उसके सेंसर्स ने तुरंत चिप का सिग्नल पकड़ लिया और सिस्टम ने कहा यह अपना आदमी है, इस पर गोली नहीं चलाना है। मान लीजिए हैकर ने रोबोट को हैक कर लिया और फायरिंग का कमांड भी दे दिया, तो रोबोट पहले अपना सिस्टम चेक करेगा कि टारगेट के पास फ्रेंड चिप है या नहीं। अगर उनके पास चिप है तो वेपन अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब रोबोट के लिए अपने ही सोल्जर पर हमला करना असंभव है। और इसका तीसरा सिक्योरिटी ये होता है कि बैटलफील्ड्स को डिजिटल बाउंड्री में डिवाइड किया जाता है। रोबोट को पहले से ही माप दिया जाता है कि यहाँ मेरे सोल्जर है और यहाँ एनिमी है। अब अगर रोबोट हमारे कैंप की तरफ चलता भी है तो जैसे ही वो सेफ बाउंड्री में एंट्री करेगा उसका पूरा वेपन सिस्टम बंद हो जाएगा। हैकर चाहे जितना कमांड दे, जियो फेंस रूल हमेशा एक्टिव रहेगा। चौथा सुरक्षा है किल स्विच। हर कॉम्बैट रोबोट में एक हिडन किल स्विच होता है। अगर कमांड सिस्टम को स्लाइटेस्ट भी शक हो तो रोबोट हैक हो गया है तो वे किल स्विच एक्टिव कर देते हैं। उसके बाद रोबोट तुरंत शट डाउन होता है और उसका हथियार और उसका मूवमेंट सब फ्रीज हो जाता है। और मॉडर्न रोबोट में तो ऑटोमेटिक किल स्विच भी होता है। जैसे ही रोबोट डिटेक्ट करता है कोई गलत सिग्नल आया है तो वो खुद ही बंद हो जाता है। पांचवा सिक्योरिटी मल्टीलेयर एनक्रिप्शन। रोबोट का हर कमांड एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्टेड का मतलब मैसेज को कोड में बदल देना। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपको व्हाट्सएप पर एक नमस्ते मैसेज भेजता हूँ, लेकिन नेटवर्क पर ये नमस्ते नहीं जाता बल्कि जाता है एक कोड, जैसे 182B3CI जैसे। अब कोई बीच में मैसेज इंटरसेप्ट भी करे तो उसे समझ में नहीं आएगा। कॉम्बैट रोबोट में यही सिस्टम मल्टीलेयर होता है। मतलब हैकर को एक नहीं बल्कि कई कोड का सामना करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है। माइक्रोसेकंड डिले। जब रोबोट को फायरिंग का कमांड मिलता है तो गोली तुरंत नहीं निकलती, उसके और एक्चुअल फायर के बीच माइक्रोसेकंड का गैप डाला गया है। इन दौरान सेंसर चेक करता है कि क्या टारगेट सही है
क्या कोई एरर तो नहीं है? अगर जरा भी डाउट हो तो गोली बाहर ही नहीं जाएगी, यानी सोल्जर सेफ रहेगा। ह्यूमन इन लूप, यह सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन में फाइनल डिसीजन हमेशा ह्यूमन लेगा। एआई बस रिकमेंड करेगी, लेकिन ट्रिगर दबाने का काम इंसान के हाथ में होगा। मतलब अगर फ्यूचर युद्ध हुआ तो रोबोट वीएस रोबोट नहीं होगा, बल्कि सोल्जर प्लस रोबोट वीएस एनिमी होगा। और यही सबसे बड़ा एश्योरेंस है कि रोबोट हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। दोस्तों, ऐसा ही और लेयर मिलकर रोबोट को सुरक्षित बनाता है कि वे कभी अपनी सैनिक पर हमला न करे। और यही कारण है कि फ्यूचर में सोल्जर अकेला नहीं लड़ेगा, उनके साथ होंगे उनके रोबोटिक साथी जो उन्हें दुश्मन से बचाएंगे, खतरे को रोकेंगे और सबसे उनकी जान की रक्षा करेंगे। और हमारे सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए भी स्पेस रोबोट की तैयारी हो रही है। स्पेस प्रोटेक्शन रोबोट अंतरिक्ष में तैनात एक मशीन गार्ड की तरह सैटेलाइट की रक्षा करेंगे, दुश्मन के मिसाइल या सैटेलाइट को डिटेक्ट करेंगे, डेब्रिस स्पेस का कचरा हटाएंगे और हैकिंग से बचाएंगे। आप इसे वैसे ही समझेंगे जैसे आपके घर के दरवाजे पे गार्ड खड़ा होता है, वैसे ही यह रोबोट हमारे सैटेलाइट्स की रक्षा करेंगे। इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगेगा, जो रोबोट के अंदर दिमाग की तरह होगा। यह अंतरिक्ष में तय करेगा कि दुश्मन का सैटेलाइट्स आ रहा है या फ्रेंडली सैटेलाइट्स, यानी किससे बचाना है और किसे दूर ढकेलना है। इसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे जिनसे रोबोट सीखता भी रहेगा। जैसे पहले किसी सैटेलाइट्स ने अटैक किया होगा तो अगली बार रोबोट उसे तुरंत पहचान लेगा। अब इसमें दिमाग को देखने के लिए आंखों की जरूरत है, तो इसलिए इस रोबोट में हाई रेजोल्यूशन कैमरा और सेंसर्स होंगे। नॉर्मल कैमरा देखने के लिए और इंफ्रारेड सेंसर्स अंधेरे या छिपे हुए ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, थर्मल सेंसर गर्मी देखकर मिसाइल ट्रैक करने के लिए, और लेजर सेंसर दूरी और गति मापने के लिए। जैसे ही दुश्मन का मिसाइल पास आएगा, सेंसर तुरंत सिग्नल देगा एआई को। अब जैसे गार्ड के पास लाठी या बंदूक होता है, वैसे ही स्पेस प्रोटेक्शन रोबोट के पास लेजर वेपन होगा। लो पावर लेजर वार्निंग के लिए और हाई पावर लेजर दुश्मन के सैटेलाइट्स या मिसाइल को डिसेबल करने के लिए। लेजर इतनी तेज होगी कि दुश्मन का सेंसर या कैमरा जल जाएगा और वो अंधा हो जाएगा। इससे अपना सैटेलाइट सुरक्षित रहेगा। स्पेस खाली जगह है, वहाँ हवा नहीं है, तो रोबोट को चलने के लिए थ्रस्टर्स यानी छोटे रॉकेट इंजन होंगे। ये हर दिशा में मूव कर पाएगा। अगर मिसाइल आ रहा है तो रोबोट खुद मिसाइल और सैटेलाइट्स के बीच आकर शील्ड बन जाएगा। और लेजर से बचने के लिए खुद रोबोट की प्रोटेक्शन चाहिए होता है, इसलिए इसमें मल्टी लेयर शील्ड होगी, हीट प्रूफ लेयर्स, रेडिएशन प्रूफ कोटिंग, बुलेट प्रूफ जैसे हाई मेटल्स। मतलब अगर दुश्मन अटैक करे तो रोबोट खुद डैमेज नहीं होगा। सबसे बड़ा खतरा इसमें हैकिंग का होता है, इसलिए इसमें क्वांटम कम्युनिकेशन है। क्वांटम सिस्टम में डाटा हैक नहीं किया जा सकता है। सिग्नल हमेशा सेफ रहेगा। स्पेस में हजारों सैटेलाइट्स और डेब्रिस घूमते रहते हैं। अगर ये डेब्रिस टकरा गया तो सैटेलाइट्स टूट सकते हैं, इसलिए रोबोट के पास रोबोटिक्स आर्म और नेट्स होगा। डेब्रिस का टुकड़ा पकड़कर दूर फेंक देगा। दुश्मन के छोटे स्पाई सैटेलाइट्स को भी पकड़ सकता है। इसमें सेफ्टी ऐसा है कि रोबोट को बार बार बुलाना मुश्किल होगा, इसलिए इसमें नैनो रोबोट्स और स्पेयर पार्ट होंगे। अगर छोटा क्रैक या डैमेज हो जाता है तो खुद रिपेयर कर लेगा, वैसे ही जैसे इंसान का घाव भरता है। अगर मेन एआई फेल हो गया तो बैकअप एआई एक्टिव हो जाएगा। मतलब कभी कभी रोबोट पूरी तरह बंद नहीं होगा। फायदा यह है कि सैटेलाइट सेफ रहेंगे, कम्युनिकेशन और जीपीएस कभी बंद नहीं होगा। दुश्मन का हमला फेल हो जाएगा, स्पेस डेब्रिस का खतरा कम होगा। और इस तरह के रोबोट बनाने और इस्तेमाल करने में हजारों करोड़ों खर्च हो सकते हैं। अगर ये गलती से हैक हो गया तो ये गलती से फ्रेंडली सैटेलाइट्स को भी मार सकता है और स्पेस लॉ के कारण विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष से जुड़े कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून स्पेस लॉ है। अगर कोई देश ऐसा रोबोट या हथियार गलत इस्तेमाल करता है तो देश के बीच विवाद बढ़ सकता है। दोस्तों, स्पेस प्रोटेक्शन रोबोट आज सिर्फ रिसर्च में है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अपना भारत भी पीछे नहीं है, रिसर्च कर रहा है। भविष्य में 2035 तक ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह हकीकत बन सकती है। ये रोबोट सैटेलाइट्स का असली बॉडीगार्ड बन सकता है। दोस्तों, इंसान के दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं। ये न्यूरॉन आपस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बात करते हैं।
हर मेमोरी, हर चैट, हर फीलिंग इन न्यूरॉन के पैटर्न से बनती है। यानी दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन आज तक कोई कंप्यूटर इंसान जैसा नहीं बना। एग्जाम्पल आप ये रख सकते हैं, जैसे आप अपने बचपन के यादों को याद रखते हैं, ये न्यूरॉन के बीच कनेक्शन की वजह से पॉसिबल होता है। साइंटिस्ट का मानना है अगर हम न्यूरॉन और ब्रेन सिग्नल को कॉपी कर ले तो उसे रोबोट के प्रोसेसर में अपलोड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को माइंड अपलोडिंग या होल ब्रेन एमुलेशन कहते हैं। यानी आपका दिमाग कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर बन जाएगा, फिर वो सॉफ्टवेयर रोबोट के अंदर डाला जाएगा। लेकिन दोस्तों, साइंटिस्ट क्यों चाहता है कि इंसान का दिमाग रोबोट में डाला जाए? इसके कई बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे स्मार्टली यानी अमरता। अगर दिमाग रोबोट में डाल दिया जाए तो इंसान बायोलॉजिकल डेथ से बच सकता है, यानी शरीर मर जाएगा लेकिन माइंड हमेशा जिंदा रहेगा। दूसरा, डेंजर जॉब, न्यूक्लियर डिसेस्टर, डीप सी या मार्स जैसे ग्रह, वहाँ इंसानी शरीर सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन रोबोट बॉडी में इंसान का दिमाग डालकर वहाँ काम कर सकता है। तीसरा, नॉलेज प्रिजर्वेशन। इमेजिन कीजिए एक साइंटिस्ट की पूरी नॉलेज और एक्सपीरियंस उसके डेथ के बाद भी रोबोट में जीवित रहेगा, जो कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए खजाना होगा। चौथा, सुपर सोल्जर मिलिट्री रोबोट, जिसमें ह्यूमन ब्रेन हो और वो बैटल फील्ड्स में लड़ सकते हैं बिना इंसानी जान के खतरे के। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक एस्ट्रोनॉट का दिमाग रोबोट बॉडी में डाल दिया जाए और उसे मंगल ग्रह पर भेज दिया जाए। अब वहाँ उसे ऑक्सीजन, खाना, पानी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके पास इंसान जैसा दिमाग है, वो डिकेड्स तक सरवाइव कर सकता है। और अगर किसी इंसान का दिमाग एक रोबोट में डाल दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है, जैसे लंबी आयु, मतलब अमरता जैसे अनुभव। मतलब आपका बायोलॉजिकल शरीर नष्ट भी हो जाए तो भी आपका माइंड, यादें, व्यक्तित्व, सोचने का तरीका डिजिटल रोबोट के रूप में जारी रह सकता है। इसका मतलब आप साल, दशक, सदी तक सक्रिय रह सकते हैं, जब तक ये हार्डवेयर और डाटा सुरक्षित तब तक। अगर कोई इंसान 50 साल की उम्र में मरता है पर उसकी कॉपी रोबोट बॉडी में चलती रहेगी, तो वो अपने पोते पोती के साथ 100-200 साल बाद तक भी बातचीत करते रहेंगे। रोबोट बॉडी में उसको मनचाही ताकत दी जा सकती है, टन उठाना, भारी मशीनें उठाना, लंबे समय तक लगातार काम करना, थकान, भूख, नींद जैसे बॉडी बाधाएं नहीं रहेगी, कॉन्फ़िगरेबल होगी, यानी 24 घंटे 7 दिन तक एक्टिव रह सकते हैं अगर उनका हार्डवेयर पावर और डाटा एक्यूरेटी मेंटेनेंट रहे तो। इस रोबोट को रेडिएशन जैसे गहरे समुद्र, परमाणु प्लेट, मंगल जैसी जगह जहां जीवित शरीर नहीं टिकती, वहां इन्हें भेजा जा सकता है और अपना काम करा सकता है। जैसे न्यूक्लियर मेल्टाडाउन साइट में इनसे इंजीनियरिंग मैनिपुलेशन करा सकते हैं जहां कोई इंसान नहीं जा सकता। ये अंधेरे में भी देख सकते हैं, दीवार के पीछे वस्तु का पता लगा सकता है, ये सब कुछ सुन सकता है क्योंकि इसको परसेप्शन लेयर में जोड़ दिया जाता है। ये समान इंसान से कई गुना ज्यादा देख सुन सकता है। इनके दिमाग का इंटरफेस सीधे इंटरनेट डाटाबेस से जुड़ सकती है, किसी भी विषय का जानकारी सेकंडों में आपको देगा। भाषा अनुवाद, कोडिंग स्किल, किसी इंस्ट्रूमेंट का एक्सपर्ट लेवल कुछ सेकंड या मिनट में उपलब्ध कराना संभव रहेगा। इंसान की माइंड की एक कॉपी से कई ज्यादा रोबोट एजेंट्स में एक साथ रन कर सकता है। मतलब एक इंसान का दिमाग कई सारे रोबोट, जैसे 2-3 रोबोट में डालकर एक ही समय में कोई लेक्चर दे रहा होगा, कोई दूसरे स्थान पे सर्जरी कर रहा होगा, तीसरा रिसर्च कर रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि एक ही इंसान अपने नॉलेज और इंटेलिजेंस का यूज एक ही साथ मल्टीपल फील्ड्स में कर पाएगा। आर्गुमेंटेड कॉग्निशन, मतलब इनसे ज्यादा सोचने की शक्ति मिलेगी। जैसे कंप्यूटर बहुत बड़ा, जटिल, कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन, तुरंत गणना और बहुत बड़े डेटा का विश्लेषण कर लेता है, वैसा ही इंसान का डिसीजन मेकिंग भी टेक्नोलॉजी से तेज हो जाएगी। इनसे इंसान एक साथ लाखों विकल्पों का मूल्यांकन कर सकेगा और जल्दी ही निर्णय ले पाएगा। सर्जरी, रणनीति, इंजीनियरिंग जैसे जगहों पर इंजीनियरिंग डिसीजन में, यानी जहाँ जल्दी और सटीक निर्णय लेना जरूरी है, वहाँ ये मदद करेगा। इमोशनल मॉड्यूलेशन का मतलब इंसान का भावनाएं, जैसे मान लीजिए आप बहुत गुस्सा या डर में हो तो ये टेक्नोलॉजी आपके भावनाओं को शांत कर देगी। इससे आप कई स्ट्रेस सिचुएशन जैसे खतरे या बहुत तनाव वाले स्थिति में आप आसानी से तर्कसंगत निर्णय ले पाएंगे। अगर हमेशा इमोशन को बंद कर दिया जाए तो इंसान का अनुभव, एक्सपीरियंस और एम्पैथी, दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता कम हो सकती है। फिजिकल टूल्स और एनहांसमेंट इंटीग्रेशन का मतलब है ये भविष्य की तकनीकें इंसान के शरीर और मशीनों को सीधे जोड़ सकती है, यानी आप किसी भी मशीन उपकरण को अपने शरीर की अंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
मतलब डॉक्टर का दिमाग रोबोट में डाल देने पर उसके हाथ में अल्ट्रा प्रिसाइज सर्जिकल टूल्स लगे होंगे। मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट पकड़े सीधा उंगली हिलाते ही रोबोट चाकू लेजर से सर्जरी कर सकेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने रोबोट के फायदे के बारे में जाना कि इंसान का दिमाग रोबोट में डाल दिया जाए तो वह इमॉर्टल हो जाएगा, सुपर पावर पा लेंगे और अनगिनत नॉलेज ले सकेंगे। लेकिन क्या होगा अगर यही ताकत इंसान को ही खत्म कर दे? दोस्तों, रोबोट बॉडी नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़ा होगा। अगर गलती से कोई हैकर कंट्रोल ले ले तो आपका पूरा शरीर, आपके हथियार और आपका दिमाग उनके हाथों में चला जाएगा। इमेजिन कीजिए, आपने सोचा अच्छे काम करने के लिए और कोई हैकर आपके हाथों ही फायरिंग करा दे, तो यह खतरा केवल एक इंसान के साथ नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी जैसे और जगहों पर भी हो सकते हैं। इतना ज्यादा पावर किसी एक इंसान के पास कभी नहीं रहा। अगर एक व्यक्ति लाखों टन ताकत से लैस है, इन्फिनिट नॉलेज उनके पास है, तो वो डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाएगा और ये इंसान से भगवान बनने की कोशिश हो जाएगी। अगर दिमाग कॉपी हो सकता है तो मेरे जैसे 10 आकाश एक साथ ही मौजूद होंगे। अगर कोई एक कॉपी गलती करे तो सजा किसे मिलेगी? आइडेंटिटी का यह रहस्य दुनिया को हिला सकती है। दोस्तों, हमेशा जीना सुनने में ही अच्छा लगता है। अगर सोचिए, समय बहुत आगे चला जाए, आपके परिवार, दोस्त, पूरी जनरेशन खत्म हो चुकी होगी और आप अकेला सरवाइव कर रहे होंगे, मतलब आप अकेला ही बचे होंगे, तो वो जिंदगी आपको कैसे लगेगी? दिमाग रोबोट बॉडी में डालना सबसे बड़ी खोज भी हो सकती है और सबसे बड़ी खतरा भी। फायदे अनगिनत है लेकिन नुकसान उनसे कई ज्यादा गहरे हो सकते हैं। जब सब बदल गए होंगे और आप नहीं बदले होंगे तो अकेलापन भारी पड़ेगा। दोस्तों, रोबोट इंसान का साथी तब तक ही रहेगा जब तक इंसान उसे कंट्रोल में रखे। अगर रोबोट गलती से भी हैक हो गया और रोबोट पर से इंसान का कंट्रोल हटा तो वो हमारे लिए जितना फायदेमंद है, हो सकता है वो फायदे से कई गुना ज्यादा नुकसान भी दे सकता है। दोस्तों, संसार में गलत भी होता है, सही भी होता है, लेकिन गलती तो गलती से ही होता है। लेकिन हम उस गलती को पहले ही सोचे कि गलती हो सकती है तो हमारे साथ गलत नुकसान कर सकता है, या फिर रोबोट हैक हो गया तो वो हमारे लिए डेंजर साबित हो सकता है। ऐसा गलती हो या ना हो, मतलब हम पहले ही सोच ले कि रोबोट पर से कंट्रोल खो दे, तो क्या ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए सही है? इसके बनने से फायदे भी है और नुकसान भी है, बाकी देखेंगे भविष्य में क्या होगा। लेकिन और देश भी इसे बना रहे हैं तो हमारे देश को भी बनाना ही चाहिए और कोशिश भी हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपका इस वीडियो पर क्या ख्याल है, आप कमेंट में बता सकते हैं।